का हड़ताल हुआ है, उसमें हरियाणा में बहुत बढ़िया हड़ताल हुआ था। इसके लिए आप सबको, हरियाणा का मजदूर, किसान और आम जनता सभी को भी मैं अभिनंदन देती हूँ। और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन मुझे जो मिला है, आप सब जानते हैं और आप सब उसके लिए कोशिश भी करते होंगे कि क्यूबा का मदद में साम्राज्यवाद के खिलाफ अभियान चलाने का और पैसा इकट्ठा करके क्यूबा को देने का जो निर्णय पार्टी ने लिया है, उसका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हरियाणा में रहा है। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला है कि एक ही जिला में, जो भिवानी में, हमारा जो उम्मीद था, हम जितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन उसके कई गुना ज्यादा वहां से हमको मदद मिला लोगों से। और उसी को अगर हम पूरा हरियाणा के अंदर ये करते हैं तो हरियाणा का अंदर जो आपने टारगेट लिया है उससे कई गुना ज्यादा आपका टारगेट भी बना है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि उसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारा 13 तारीख तक समय है क्यूबा का सॉलिडारिटी के पैसा इकट्ठा करने का, उसमें आप जो आपका एनहांस्ड टारगेट है, जो बढ़ाया हुआ टारगेट है, उसको मीट करेंगे और वो पैसा हम देंगे, सेंटर में दे देंगे। तो ये दोनों कॉमरेड जो हरियाणा में जो सफल हड़ताल रहा है, वो सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है। इस बार जो हड़ताल हुआ उसमें कई ऐसा पहलू है बहुत ही महत्वपूर्ण। एक, पहले जो हड़ताल हुआ, नया उदारीकरण का नीति शुरू करने के बाद हमारा देश में साझा ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म से जो मजदूर वर्ग, मजदूर संगठनों का जो साझा मंच है, उसके माध्यम से 22 हड़ताल हुआ है। अभी 23वां हड़ताल भी 9 जुलाई को हुआ है। जो पहले जो हड़ताल है, हम तो बोलते हैं, जो ट्रेड यूनियन से हम लोग हैं, तो हम बोलते हैं कि पिछले हड़ताल से इस बार हड़ताल में और भी ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ही ज्यादा, उसको अलग अलग जो क्षेत्र पहले हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे थे, जो मजदूर नहीं हो रहे थे, वहां का भी मजदूर इस बार हड़ताल में शामिल हुए हैं। हमारा जो स्कीम वर्कर से लेकर आंगनवाड़ी, आशा, जो भोजन का मजदूर है, मिड डे मील वर्कर्स है, तो वो लोग तो बहुत ही बड़ा संख्या में हड़ताल में शामिल हुए और हड़ताल के साथ साथ वो धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए हैं असंगठित क्षेत्र में। और उसमें हरियाणा में तो बिजली कर्मचारी, जो रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, तो ऐसे ही पूरा देश में अलग अलग क्षेत्र का मजदूर इसमें शामिल हुए हैं। और एक ऐसा वातावरण, बंद का वातावरण भी बन गया है काफी राज्यों में। हम तो बोलते हैं कि केरल में, या जहाँ वामपंथ मजबूत है, हमारा ट्रेड यूनियंस मजबूत है, वहां तो जब हम हड़ताल का आह्वान देते हैं, वहां बंद जैसा वातावरण बन जाता है। तो इस बार तो केरल में तो हुआ ही था, लेकिन सिर्फ केरल में नहीं, बहुत सारा राज्यों में, क्योंकि इसमें लोग बहुत बड़ा हिस्सा में शामिल हुए हैं। तो एक तो हड़ताल हुआ है कोयला क्षेत्र में, बहुत बड़ा हड़ताल हुआ। और जो खदान है, इस्पात का खदान, मैंगनीज का खदान, नॉन कोल जो खदान है, वहां का पूरा 100% हड़ताल हुआ। इसके साथ साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ा बड़ा कंपनियां हैं, वो चाहे बेंगलुरु का आसपास का हो, या चेन्नई का आसपास का हो, हैदराबाद का आसपास का हो, या महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हो, वहां भी बहुत बड़ा हड़ताल हुआ है। और मजदूर धमकी के उसको ना खातर करते हुए, बहुत धमकी था कि आपको काम से निकाल देंगे, वेतन का कटौती हो जाएगा, सरकार के तरफ से भी बैन करते हुए आप हड़ताल में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारा सामना करते हुए भी बहुत बड़ा संख्या में मजदूर हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो ये एक है। दूसरा क्या है कि पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं कि किसान और खेत मजदूरों का समर्थन
बहुत बड़ा पैमाने पर इस हड़ताल को मिला है। हम देख रहे हैं जबकि जब से जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो ये जो कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष चला और मजदूर संगठन उनके साथ रहा है, तब से लेकर मजदूर और किसान जो हमारा देश का उत्पादनकारी ताकतें हैं, जो हमारा देश का सभी उत्पादन करते हैं, और ऐसा दोनों ताकतें इकट्ठा होकर लड़ना शुरू हुआ है। और इस बार वो और भी ज्यादा पैमाने पर हमको देखने को मिला है। राज्य के स्तर पर किसान, खास करके हमारा जो किसान सभा है, खेत मजदूर संगठन है, CITU है, इन तीनों संगठनों का राज्य स्तर पर भी मीटिंग्स हुए हैं, योजना बनाया है, और इसके नीचे स्तर पर भी कई हद तक जिला स्तर पर और नीचे स्तर पर भी इनका मीटिंग्स होकर एक योजनाबद्ध तरीके से रास्ता रोको, रेल रोको, धरना प्रदर्शन ये सब हुआ है। और संयुक्त किसान मोर्चे का जो अलग अलग संगठन है वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक हमको एक ये मिलता है कि एक रास्ता कि हम जो बोलते हैं कि हमारा जो क्रांति के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारा जो कार्यक्रम के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हम जनता का जनवादी क्रांति का बात करते हैं, तो उसमें किसान मजदूरों का जो एकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आज का दिन में ऐसा मजदूर किसान एकता बन गया है, लेकिन उसका रास्ता हमको एक मिला है। अगर इसको हम आगे लेके जाएंगे, नीचे स्तर तक लेके जाएंगे, तो ऐसा एकता बनने का संभावना बना है, ताकि हम अपना कार्यक्रम को, वामपंथ को, हमारा पार्टी को भी मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमको देखने को मिला, तो इसको लेकर हमको आगे ये करना जरूरी है। तो इसके साथ साथ सिर्फ मजदूर किसान ही नहीं, और भी कई महिला, छात्र, युवा और कोई जो हमारा वेल विशर्स है वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये हमको अगर हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, इसका कारण क्या है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था, सरकार जो नीति चला रही है उसके खिलाफ लोगों के अंदर जो गुस्सा था, उसका एक प्रकट करने का एक मौका इस हड़ताल में मिला है। तो ये सभी लोगों को, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हड़ताल में जो करोड़ों लोग इसमें शामिल हुए हैं वो सब सरकार का नीति के बारे में पूरा समझदारी के साथ शामिल हुए हैं, लेकिन उनका जो नीति का जो असर है, जो बढ़ता हुआ बेरोजगारी और घटता हुआ जो काम करने का जगह में मजदूरों का, मेहनतकश लोगों का स्थिति, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन वेतन में बढ़ोतरी नहीं है। आज निजी वेतन घटता जा रहा है, बहुत जगह में निजी वेतन, बहुत क्षेत्र में अगर आप देखेंगे सरकार का आंकड़ा भी वही बोल रहे हैं कि निजी वेतन में घटौती हो रहा है। और वैसे ही कॉमरेड बेबी ने अभी बताया है कि जो वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, 2 करोड़ का बात तो भूल जाइए, लेकिन जो नौकरी है वो भी घटता जा रहा है, नौकरी का संख्या कम होता जा रहा है। और सरकार क्षेत्र में ही, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या सरकार का अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, उसमें लाखों के संख्या में जो वैकेंसीज है उसको भर्ती नहीं कर रहे। और भर्ती नहीं कर रहे, सिर्फ इतना ही नहीं, जो काम मिल रहा है वो ऐसा काम है कि जिसमें कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई काम का गारंटी नहीं है, वेतन का गारंटी नहीं है, न्यूनतम वेतन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसा जो हम बोलते हैं प्रिकेरियस वर्क, तो मतलब आज काम है तो कल काम रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, और वेतन कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसा काम बढ़ता जा रहा है और सरकार इसको लेकर एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। आपने देखा होगा जो इंटर्न्स के नाम पर बहुत बड़ा संख्या में कि नौजवान को हम मौका दे रहे हैं, उनको इंटर्नशिप मिलेगा। तो इंटर्न का क्या है एक्चुअली,
अभी जो आंकड़ा सरकार ने दिया है उसमें ये पता चलता है कि जबकि लाखों करोड़ों रुपया एक्सपेंडिचर सरकार ने बनाया है कि हम इंटर्नशिप से उनको देंगे, खर्च करेंगे और इतना करोड़ों के संख्या में भर्ती करने का, लेकिन बहुत कम लोग नौजवान, क्योंकि वो तो पता है उनको कितना मिलेगा, 5,000 रुपया जो स्कॉलरशिप मिलेगा और उसमें क्या होगा, तो इसीलिए कोई उसमें इंटर्नशिप में ज्वाइन होने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और वैसे ही अलग अलग स्कीम सरकार बना रही है। एक है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और दूसरा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, कैपिटल कैपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है, लाखों करोड़ों रुपया हमारा लोगों का पैसा किसको जा रहा है, ये कोई मजदूर को नहीं जा रहा है, कोई कर्मचारी को नहीं दे रहे हैं, ये मालिक को दे रहे हैं, जो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग हैं उनको दे रहे हैं ये इंसेंटिव के नाम पर। अगर आप इतना रोजगार ये करेंगे, नया रोजगार ये करेंगे तो आपको इतना पैसा सरकार के तरफ से मिलेगा, तो मालिक को ज्यादा। और वो कैसा रोजगार है, महीने में 1 लाख से ज्यादा वेतन मिलने वाला रोजगार। ऐसा रोजगार कहाँ पैदा हो रहा है? तो ये सारा अलग अलग स्कीम से नाम पर झूठा बात बोल के लोगों को गुमराह करने के रास्ते में सरकार जा रही है। तो लोगों को तो ये पता है, वो अपना देख रहे हैं। स्कीम वर्कर्स है जो हमारा, उनका कोई अभी तक लड़ रहे हैं और उनका भी निजीकरण के रास्ते में चल रहा है, निजीकरण करने के बारे में सोच रहे हैं। और हमारा जो संपदा है उसको अलग अलग, अभी ये जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर हमारा जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवेज का एसेट्स है, BSNL का एसेट्स है, रोडवेज है, वैसे ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा भी बड़ा बड़ा कंपनी को, जैसा अदानी जैसा बड़ा कंपनी को उनका हाथ में देने का मतलब, लोगों का पैसा को लेकर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बनाने के बाद उसको बड़ा कंपनी को दे रहे हैं और वो लोग इसका इस्तेमाल करते हुए वो पैसा कमाएंगे, अपना मुनाफा बढ़ाएंगे और वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। ऐसा जो चल रहा है, तो एक पूरा मजदूर वर्ग के खिलाफ है। और जैसे लेबर कोड के बारे में अभी तक, चाहे वो 8 घंटे का काम हो, न्यूनतम वेतन हो, वेतन का गारंटी हो, बोनस हो और सबसे ज्यादा संगठन बनाने का अधिकार और संघर्ष करने का अधिकार जो लड़कर मजदूर वर्ग पाया है और उसने अपना संगठन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से जो भी सुविधा अभी तक हासिल किया है वो सब खत्म करने के रास्ते में ये जो लेबर कोड ये सरकार पारित तो किया है। 2019 में, 2020 में लेबर कोड पारित किया, अभी तक लागू नहीं कर पाया है। लेकिन सरकार बैकडोर से, मतलब पिछले इससे उसको लागू करने का अलग अलग राज्यों, राज्य सरकार का ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपको ये लेबर कोड पास करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से हमने क्या देखा, एक और सभी ट्रेड यूनियन, मतलब BMS और उनका दोस्त के अलावा बाकी सारे जो ट्रेड यूनियंस है वो लोग निर्णय लिया है, ऐलान किया है कन्वेंशन करके कि हम हड़ताल में जाएंगे ये लेबर कोड के खिलाफ। लेकिन उसी समय में एक तो जो पहलगाम का घटना के बारे में कॉमरेड ने बताया, तो उसी समय पहलगाम का घटना घटी है, उसके वजह से लेबर जो हमारा मजदूर संगठन को उसको 20 मई से लेकर 9 जुलाई तक उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन उसी दौरान सरकार जो काम बढ़ाने का, काम का घंटा बढ़ाने का काम अलग अलग राज्यों में किया है, राज्य सरकार को ऊपर दबाव डाले। उसी समय हमने देखा कर्नाटक का सरकार और अभी गुजरात का सरकार, वैसे ही तेलंगाना का सरकार, आंध्र प्रदेश का सरकार, तो ये सारा अपना कानून बदल के काम का घंटा बढ़ा दिया है। 9 घंटे से 10 घंटा, 12 घंटा काम करने का घंटा ये बदल दिया है। और महिलाओं को नाइट ड्यूटी, मतलब अभी तक जो फैक्ट्री एक्ट है उस कानून के माध्यम से महिला रात को काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। उनका प्रॉब्लम्स है सुरक्षा का ही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स है। महिला, किसी को भी रात को काम करने से प्रॉब्लम होता है, लेकिन महिलाओं को और भी ज्यादा होता है, क्योंकि महिला रात काम करने के बाद दिन में आकर आराम नहीं कर सकते हैं।
आज हमारा जो समाज में पुरुष अगर है रात को काम करके दिन में आराम करेगा, लेकिन महिला तो रात में काम करेगा तो दिन में भी घर का काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए महिलाओं का नाइट शिफ्ट में कहीं पाबंदी है, लेकिन अभी उसको पूरा हटा के महिलाओं को नाइट शिफ्ट में अलाउ किए। कोई भी वो जो अमेंडमेंट्स है वो भी इसी समय पारित किया है अलग अलग राज्यों में। तो हम क्या देख रहे हैं, एक कर्नाटक में अभी कौन है सत्ता में, कांग्रेस है। बीजेपी सरकार जब था कर्नाटक में उस समय फैक्ट्री एक्ट को अमेंड किया, लेकिन बीजेपी सरकार राज्य में हार गया, कांग्रेस सत्ता में आया, लेकिन वही कांग्रेस सरकार उसको नोटिफाई किया है, मतलब अभी तक उसको वापस नहीं लिया। वहां का मजदूर संगठन उसका विरोध किया है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लिया कर्नाटक में वो जो सरकार है। वैसे ही डीएमके सरकार, तमिलनाडु में डीएमके सरकार है, तो डीएमके सरकार भी 10 घंटा से 12 घंटा ये करने का काम, मतलब काम का घंटा बढ़ाने का अमेंडमेंट किया है। तो वैसे ही आपका सरकार, पंजाब में आपका सरकार है, वहां भी ऐसे ही किया। तो इसमें आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो बीजेपी का साथ है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार है। तो ये जो हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो, बीजेपी का सरकार हो, डीएमके का सरकार हो, आपका सरकार हो, ये नीति के बारे में जब हम देखते हैं इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। सिर्फ केरल में जो वामपंथ सरकार है, वहां का सरकार ने बताया कि हम मजदूर वर्ग के खिलाफ, मजदूरों का हित के खिलाफ हम कोई भी बदलाव कानून में नहीं लाएंगे। तो ये बाकी सारा सरकार इसको ये कर रहे। क्या कारण है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब जो व्यापार है, व्यापार करने का सुविधा होना चाहिए। मतलब कानून जो है वो कानून के वजह से विदेशी पूंजी ये नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम ये कानून को बदलकर आपको पूरा ये दे देंगे कि आप हमारा देश में आओ और मजदूरों को उनका लूट करो, मजदूरों का शोषण करो और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा मजदूर विरोधी जो सरकार है, जो नीति है, तो इसके खिलाफ ये जो हड़ताल हुआ है वो एक है। लेकिन ये सिर्फ लेबर कोड के खिलाफ ही नहीं है। इस हड़ताल के समय में मजदूर वर्ग सिर्फ लेबर कोड का बात ही नहीं उठाया, इसके साथ साथ और कई जो पिछले हम उठाते रहते थे 17 जो मांग है, जिसमें किसानों का भी मांग है, किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मांग है, खेत मजदूरों का भी मांग है, उनका जो सुरक्षा कानून के बारे में है, और इसके साथ साथ मनरेगा को विस्तार करने का, बढ़ाने का वो बात भी है। तो ये और भी महंगाई का बात है, बेरोजगारी का बात है, पेंशन का, सभी को पेंशन का बात है। तो ये सारा आम जनता सभी का जो मांग उठाया, तो इसीलिए इस हड़ताल को पूरा आम जनता का, मेहनतकश लोगों का समर्थन मिला है। और इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है, हमारा पार्टी पूरा मदद किया है इस हड़ताल को। हमारा जो 24वां कांग्रेस में हमने एक प्रस्ताव पारित किया हड़ताल, पहले उस समय तो 20 मई का हड़ताल था, लेकिन उस हड़ताल का समर्थन में पार्टी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन सिर्फ एक प्रस्ताव पारित करके उसको खत्म नहीं किया, उसके बाद में पार्टी केंद्र के ओर से सारे राज्य कमेटी को सर्कुलर गया है, और खुद हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड बेबी, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, उसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखा है। और जो भी अलग अलग राज्यों में जो ऐसा ये कानून का संशोधन हो रहा था मजदूर के खिलाफ, बयान दिया है, और सभी राज्यों में कॉमरेड बेबी जाकर एक गेट मीटिंग भी एड्रेस किया। तो ये सारा इससे एक मैसेज गया है पूरा देश के अंदर कि पूरा पार्टी इस हड़ताल का समर्थन कर रही है। और हमारा पहलकदमी से वामपंथ संगठन भी एक बयान दिया है, एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है इसके समर्थन में। लेकिन ये भी हमको देखना है
कि उसी दिन 9 तारीख को बिहार में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जहां अलग अलग पार्टियों का लोग भी थे, कॉमरेड बेबी भी थे, सीपीआई का नेता भी थे, सीपीआईएमएल का नेता भी थे, राहुल गांधी भी थे। लेकिन उस समय बाकी वामपंथ का लोग तो मजदूरों का समस्याओं के बारे में बात किया, हड़ताल का समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस का जो नेता है वो इनका समर्थन कुछ नहीं किया है। तो ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नीति है, इन नीति को समर्थन करने वाले कौन है, इसका विरोध करने वाले कौन है, और जब मजदूर वर्ग इन नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, उन नीतियों का खिलाफ उनका जो संघर्ष है उसको समर्थन करने वाले, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर से हो या पार्लियामेंट के बाहर से हो, ये समर्थन करने वाले ताकतें कौन है, ये हमको समझना जरूरी है। तो वही ये जो वामपंथ ताकतें हैं जो मजदूर का साथ खड़ा होते हैं इन नीतियों के खिलाफ। वैसे ही दूसरा जो हमारा आज का दिन में सबसे बड़ा चुनौती है, कॉमरेड बेबी उसके बारे में बहुत विस्तार रूप से बोला है, जो ध्रुवीकरण का नीति। जब से आरएसएस का नेतृत्व में, आरएसएस का जो गाइडेंस में चलने वाला बीजेपी केंद्र में सत्ता में आया है, आरएसएस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तब से उनका जो इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए, चुनावी फायदा के लिए पूरा लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का जो साजिश वो पूरा चला रहे हैं। उनका जो हिंदुत्व के नाम पर हमारा लोगों के अंदर भी, हमारा साथियों के अंदर भी कहीं कब कब ऐसा होता है कि ये जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों एक ही है। हमारा साथी भी बोलते हैं नहीं आप अभी हिंदुत्व के बारे में मत बोलो, अगर हम हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तो मजदूर और जनता वो गुस्सा हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन वो समझदारी देना हमारा काम है। ये दोनों एक नहीं है, हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक नहीं है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, जो हिंदुत्व नाम का इस्तेमाल पहले किया है सावरकर, उन्होंने ही बोला है कि ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक नहीं है। हिंदुत्व जो है लोगों को जो धर्म का ऊपर जो विश्वास है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना राजनीतिक फायदा के लिए, अपना सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल करना, वो है हिंदुत्व। वो हिंदू धर्म के नहीं, आप कोई भी धर्म का विश्वास कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है कि आप दूसरा धर्म से झगड़ा करो या उनको मानो या ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसको ये पूरा राजनीतिक, अभी पहलगाम के बारे में कांग्रेस ने बताया है, तो उसमें क्या है, जो हमला किया है वो आतंकवादी किया है। और आतंकवादी हम जानते हैं कि हिंदू में भी, हिंदू धर्म का भी आतंकवादी हो सकते हैं, सिख का भी आतंकवादी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या कोशिश किया गया, पूरा आरएसएस और उनके पीछे जो अलग अलग ये है वो सारा इसको एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये खड़ा करने का, जबकि वहां जो लोग मदद किए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनमें से तो एक जो टूरिस्ट है उनको रक्षा करने के लिए कोशिश करते हुए मारा गया है, वो एक मुस्लिम है। लेकिन उसके बाद जो टूरिस्ट थे उनका मदद कौन किया है, उनको हॉस्पिटल कौन लेके गया, उनको खाना किसने दिया, उनको सही प्रोटेक्ट करने में किसने मदद किया है, और किसने उनको अलग अलग टैक्सी चला के सुरक्षित स्थान में पहुंचाया, वो सारा तो कश्मीरी मुस्लिम्स थे। लेकिन उसके बाद में क्या किया, पूरा देश में अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और अलग राज्यों में कश्मीरीज को टारगेट किया, कश्मीरी स्टूडेंट्स को, कश्मीरी ट्रेडर्स को, व्यापारी लोग हैं जो वहां से आकर अलग अलग राज्यों में उनका व्यापार करते हैं, उनको टारगेट किया। मुस्लिम स्टूडेंट्स को टारगेट किया, मुस्लिम्स को मारा, एक उत्तर प्रदेश में एक को मार भी दिया है। तो ये जो है ये किसलिए कर रहे हैं, फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, ये हमको समझना जरूरी है। और हमारा जो साथी है उनको समझाना भी जरूरी है। इसका नुकसान आम जनता को हो रहा है, मजदूर को हो रहा है, हमारा एकता को हो रहा है। हम जो चाहते हैं ये नया उदारीकरण के नीतियों के खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो हमारा व्यापक एकता,
मजदूरों का एकता, किसानों का एकता, मजदूर और किसानों का एकता, आम जनता का एकता, मेहनत लोगों का एकता, ये एकता हमको मजबूत करना जरूरी है, तभी जाकर हमारा संघर्ष तेज हो पाएगा। आज का दिन में वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज क्या चला रहे हैं कि ये एकता को तोड़ने के लिए, और अगर ये एकता तोड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्या कमजोर होगा? हमारा संघर्ष कमजोर होगा। और अगर हमारा संघर्ष कमजोर होगा, नुकसान किसका होगा? हमारा वेतन में बढ़ोतरी, हमारा रोजगार, हमारा जो काम करने का स्थिति, इसके खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई कमजोर हो जाएगा। तो हम क्या हासिल कर पाएंगे? हमारा जो अधिकार है संगठन बनाने का, वो खत्म हो जाएगा। जो सरकार चाहती है, जब हमारा संगठन बनाने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, संगठन नहीं बनेगा, तो हमारा संघर्ष कहाँ रहेगा? तो ये जो नुकसान है, ये समझाने का बहुत जरूरी है। तो हमको लोगों के अंदर जाके इसके बारे में समझाना है। और वही हमारा जो 24वां सम्मेलन में, ये हमने सबसे पहला हमने ये किया कि हमारा संघर्ष को तेज करो। एक हमारा वर्गीय और जन संघर्ष को तेज करना है। नीचे स्तर पे जो गरीब किसान है, खेत मजदूर है, उनका जो रोजाना समस्या है, उसको लेकर संघर्ष को तेज करना है। और अगर संघर्ष को तेज करना है तो हमारा एकता को मजबूत। दूसरा सम्मेलन ने ये आह्वान किया कि जो हिंदुत्व ताकतें हैं, उनके खिलाफ जो संघर्ष है, उसको भी हमको तेज करना जरूरी है। बीजेपी को हराना है। और ये संघर्ष को अगर हमको करना है तो अलग अलग पहलू में, एक ही इसमें हम नहीं कर सकते। लोगों के अंदर जाके बीजेपी को हराओ, इनको कमजोर करो बोलने से नहीं चलेगा। वो लोग जहां जहां काम कर रहे हैं, उनको सभी आर्थिक पहलू में, राजनीतिक पहलू में, सामाजिक पहलू में, सांस्कृतिक पहलू में, विचारधारा का, ये सारा पहलू में उनके खिलाफ वो जो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमको संघर्ष को खड़ा करना पड़ेगा। और वो जो क्षमता हमारा कार्यकर्ताओं के अंदर हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा पार्टी का, चाहे वो नीचे स्तर का यूनियन में, मतलब ब्रांच में काम करने वाले हैं, जिला स्तर में काम करने वाले हैं, या हमारा अलग अलग जन संगठन में काम करने वाले हैं, उनका क्षमता को, उनका समझदारी को बढ़ाने के लिए भी हमको आने वाले दिनों में काम करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों काम हमको करना है। और इसके साथ साथ हमको ये भी समझना जरूरी है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारा देश में ही नहीं है। हम जो अभी बात किया क्यूबा के बारे में, साम्राज्यवाद के बारे में, ये जो संघर्ष है, ये साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज का दिन में जो नीति ये साम्राज्यवाद के बोलने से, मतलब उनका फायदा के लिए जो नया उदारीकरण का नीति चल रहा है, वो फायदा किसका हो रहा है? वो साम्राज्यवाद का दबाव से हमारा देश में शुरू हुआ। और सिर्फ हमारा देश में नहीं, अलग अलग देशों में भी उनका फायदा के लिए, वहां का जो बड़ा बड़ा करोड़पति है, बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उनका मुनाफा के लिए ये नीति लागू हो रहा है। जब उनका फायदा होगा, ये नीति चालू करेंगे। जब उनका ये नुकसान होगा, तब उसको बदलने के लिए भी वो कोशिश करेंगे। जब ट्रम्प अभी ये जो अलग अलग टैरिफ्स लगाने का ये कर रहा है, तो ये जो हमको समझना है, ये साम्राज्यवाद का फायदा के लिए ये कर रहे हैं। और साम्राज्यवाद का फायदा के लिए ये जो क्यूबा का ऊपर जो हमला है, हम क्यों कर रहे हैं क्यूबा का ऊपर हमला? हम क्यूबा को मदद करने के बाद करते हैं। क्या मदद हम करना चाहते हैं? क्यों हमको मदद करना है? हम कुछ पैसा इकट्ठा करके क्यूबा को दे देंगे। आज क्यूबा बहुत ही संकट में है। क्यों संकट में है? पिछले 60 साल से उनका ऊपर जो पाबंदी लगा हुआ है, जो अमेरिका साम्राज्यवाद ने, तो वो बाहर किसी देश से वो खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, ऐसा लगाया है उनके पास। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि वहां समाजवाद है। एक ही ये है कि वहां का जो सिस्टम है वो समाजवाद है। लोगों का हित में क्यूबा काम कर रहा है और उसको रक्षा के लिए लड़ रहे हैं लगातार। 60 साल से अमेरिका साम्राज्यवाद कामयाब नहीं हुआ है। काफी ये कोशिश किया है, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। तो इसीलिए क्यूबा को एक बहुत ही छोटा राज्य है और देश है,
और उसको क्या बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट को मदद करने वाला देश, और उस नाम देकर उनको ये कर रहे। तो अभी उनका बिजली उत्पादन करने में दिक्कत है, खाद्य उत्पादन करने में दिक्कत है, उनका जो दवाई है, दवाई उत्पादन करने का उनका शास्त्रीय और टेक्नोलॉजी ये सब उनके पास है, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल्स है वो नहीं खरीद पाते हैं, ऐसा स्थिति है। तो इसीलिए हमको एक क्यूबा का समर्थन करने का जरूरत है। क्यूबा का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि क्यूबा का जो लोग हैं उनको हम मदद कर रहे हैं, ये मदद हमारे लिए कर रहे हैं। जब क्यूबा रहेगा, एक समाजवाद देश वहां रहेगा जो अमेरिका साम्राज्यवाद के खिलाफ इतना सालों से लड़ रहे हैं, तब हमारा जो संघर्ष है इन नीतियों के खिलाफ उसको भी बल मिलेगा। तो इसीलिए ये सिर्फ हम क्यूबा के लिए नहीं, हमारा अपने लिए भी हम ये कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा पार्टी का जो निर्णय है कि कुछ पैसा इकट्ठा करो और कुछ पैसा हम उनको दे देंगे, ये बात नहीं। हमारा जितने भी जन संगठन का सदस्य है, कार्यकर्ता है, हमको समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके पास हमको जाना है और साम्राज्यवाद के खिलाफ जो चेतना है वो पैदा करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों के अंदर साम्राज्यवाद के खिलाफ चेतना पैदा करना और साम्राज्यवाद और हमारा जो नया उदारीकरण का नीति, उनके बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी उनको उजागर करना, उनको समझाना, उनका चेतना बढ़ाना वो बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हमने बोला कि एक एक बच्चा लेकर हमको हर सदस्य के पास जाना है, हमारा कहीं भी जो समर्थन करने वाले हैं उनके पास जाना है, और वो 1 रुपया दे या 10 रुपया दे, 1000 रुपया दे, वो पैसा हमको लेना है। और हमारा जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपका भिवानी का एक्सपीरियंस है, अलग अलग राज्यों में भी जो एक्सपीरियंस है, जब हम जनता के पास गए हैं और इसके बारे में समझाया है, हमारा 19 से कई गुना ज्यादा लोग पैसा दे रहे हैं। तो आज के दिन में क्यूबा का समर्थन लोगों के अंदर है, समाजवाद के अंदर समर्थन है, आज जो नीति चल रहा है उसके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन वो जो सब मिलाकर एक होलिस्टिक चेतना जो पैदा करना, वो काम हमारा है। तो जब जाकर वो काम हम कर पाएंगे, हमारा देश में भी हम स्थिति बदल सकते हैं। आज का दिन में कॉमरेड सुरेंद्र ने अभी बताया कि एक असहायता का वातावरण है, क्या हो रहा है दुनिया में, यूएन का बात कोई ख्याल नहीं कर रहा है, ये सब कुछ है। लेकिन इसके साथ साथ असहायता का कोई ये नहीं है, आज का दिन में संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है बहुत जगह में, अमेरिका से लेकर अमेरिका के अंदर भी। पहले जहां ट्रेड यूनियंस बहुत कम था, आज यूनियनाइजेशन बढ़ रहा है, और लोग जैसे अमेज़न, गूगल जैसा बड़ा बड़ा कंपनियों के अंदर जो मजदूर हैं वो भी सड़क में आ रहे हैं, संगठन बना रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और वैसे ही अलग अलग राज्यों में, अमेरिका के अंदर ही ये पैलेस्टीन का समर्थन में, इजराइल के खिलाफ संघर्ष वहां यूनिवर्सिटीज में हो रहे, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, ऐसा कई देशों में ये हो रहा है। तो एक तो लोगों के अंदर ये गुस्सा है, लेकिन उसके खिलाफ लोग सड़क में भी आ रहा है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आज का दिन में एक वातावरण है, एक विकल्प क्या है, लोग ढूंढ रहे हैं कि विकल्प क्या है। आज जो पूंजीवादी समाज है उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तो संकट में है, पूरा दुनिया संकट में है, लेकिन इस संकट से बाहर आकर लोगों को कुछ न कुछ सुविधा देते हुए इस संकट से बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं। उनका सिर्फ वही सोचते हैं कि मजदूरों का ऊपर शोषण ज्यादा करो, देश को लूटो, किसानों का ऊपर, मेहनत कश लोगों का ऊपर और भी ज्यादा शोषण करो, तभी जाकर हमारा मुनाफा बढ़ेगा। वही एक रास्ता वो लोग चुनना चाहते हैं। हमारा सामने जो विकल्प है, इसके चीन का विकल्प है अभी, और क्यूबा का विकल्प है, और पहले भी जो समाजवाद का विकल्प है, तो वो विकल्प हमको लोगों के अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसके बारे में समझाना पड़ेगा, और वो लोगों को इसके सराउंडिंग, उसका अंदर उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो काम सिर्फ हमारा पार्टी ही कर सकते हैं।
तो इसीलिए हमारा पार्टी को, हमारा स्वतंत्र ताकत को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जो 24वां कांग्रेस ने आह्वान किया है, हमारे अंदर जो भी कमजोरी है, हमारा ब्रांच फंक्शनिंग के अंदर, हमारा कार्यकर्ताओं का, हमारा सदस्यों का जो चेतना के अंदर जो भी कमजोरी है, उस सभी को जल्दी से जल्दी हमको पार करना पड़ेगा और हमारा स्वतंत्र ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आशा करूंगी कि हरियाणा के अंदर भी आपका राज्य कमेटी, इसके बारे में आज शाम से राज्य कमेटी का बैठक होगा, इसमें आने वाले दिनों के लिए योजना बनाएंगे और जो भी योजना बनाएंगे उसको पूरा प्रदेश में इस्तेमाल लागू करके पार्टी को मजबूत करने के लिए आप सब प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद देती हूँ और मेरा बात खत्म करती हूँ।